अच्छा, ये जो हमारा लेक्चर है ना, ये रिडॉक्स के बारे में। रिडॉक्स हमने पहले भी टॉपिक पढ़ा है, यानी बिगिनर लेवल पे डेफिनेटली हमने स्टडी किया होगा इसको। लेकिन रिडॉक्स में दरअसल दो कंपोनेंट्स होते हैं, और वो दो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? एक कंपोनेंट कहलाता है आपका रिडक्शन, यानी जब आप किसी सब्सटेंस को रिड्यूस करते हैं वो प्रोसेस कहलाता है रिडक्शन। इसी तरह दूसरा जो प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, अगर ये पैरेलल हो रहे हो, एक साथ हो रहे हो, एक ही रिएक्शन में हो रहे हो, और आमतौर पे एक साथ ही होते हैं, ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं रिडॉक्स। और ये रिडॉक्स बेसिकली जो टर्मिनोलॉजी है, ये इस रिडक्शन के रेड और ऑक्सीडेशन के ऑक्स को कनेक्ट करने के बाद बनती है। यानी रिडॉक्स वो रिएक्शंस हैं जिसमें एक सब्सटेंस रिड्यूस होगा और दूसरा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा। लेकिन जब ये चीज़ होगी, हमें कैसे पता चलेगा, क्या इंडिकेशन हैं इसकी? फॉर एग्जाम्पल, कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये साइमल्टेनियस हो रहे हैं, तो साइमल्टेनियस क्या होता है? साइमल्टेनियस वो होते हैं जो एक ही वक्त में दोनों सब्सटेंस रिड्यूस और ऑक्सीडाइज हो। यानी ऐसा नहीं होगा कि स्टेज नंबर 1 में कोई एक सब्सटेंस रिड्यूस हो और स्टेज नंबर 2 में कोई एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो, या वाइस वर्सा। तो क्योंकि ये रिएक्शंस एक साथ हो रहे होते हैं, इसीलिए हम इसको रिडॉक्स कहते हैं। कुछ पैरामीटर्स हैं जिसके थ्रू हमें ये पता लगेगा कि कब रिडक्शन होती है और कब ऑक्सीडेशन होती है। वो पैरामीटर्स ये रहे। सबसे पहला जो पैरामीटर आपके सामने आ रहा है वो है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कभी भी कोई सब्सटेंस अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसको हम रिडक्शन कहते हैं। कोई नई एग्जांपल नहीं लेते, इसकी एक पुरानी एग्जांपल हमारे पास ऑलरेडी है। और वो पुरानी एग्जांपल जिस तरह से है कि हमने आयोनिक बॉन्डिंग की है। आयोनिक बॉन्डिंग का मतलब होता है कि एक पॉजिटिव और नेगेटिव आयन फॉर्मेशन हमारे माइंड में डेफिनेटली होगी। सो जब हम किसी आयन फॉर्मेशन की तरफ जाते हैं तो एक कॉमन एग्जांपल जो हमारे पास हमेशा से होती है, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का जो Cl आयन है वो कैसे बनता है? Cl आयन ऐसे बनता है कि हम एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं Cl को, और वो Cl एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद बन जाता है Cl नेगेटिव। तो इसका मतलब ये है कि ये जो Cl नेगेटिव फॉर्मेशन है जो हमने ऑलरेडी की हुई है, ये एक एग्जाम्पल है रिडक्शन की। इसी तरह से इसके बिल्कुल ऑपोजिट एक कंपोनेंट आपको नजर आ रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का। किसी सब्सटेंस के पास अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन बिल्कुल इसका ऑपोजिट फैक्टर है, बिल्कुल इसका ऑपोजिट थीम है। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन में होगा। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम ने अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उसने बनाना है सोडियम पॉजिटिव आयन। सो आयोनिक बॉन्डिंग दरअसल एक एग्जाम्पल हमें देता है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के प्रोसेस की, जिसमें हम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ एलिमेंट्स की फॉर्म में भी होता है। यानी हमारे सिलेबस में ये ज़रूरी है कि हम आइडेंटिफाई कर सकें अगर ऑक्सीजन इन्वॉल्व है किसी भी रिएक्शन में। सो अगर ऑक्सीजन इन्वॉल्व है तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन को हम कहेंगे रिडक्शन, और गेन ऑफ ऑक्सीजन को हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। क्या एग्जाम्पल है इसकी? कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे? बहुत सिंपल है। इमेजिन करें कि आपके पास एक रिएक्शन है जिसमें कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करके बनाता है कॉपर और H2। इस कॉपर एंड H2 फॉर्मेशन में अगर मैं देखूं कि इस एलिमेंट के साथ जो मेरा डेजिग्नेटेड एलिमेंट है जिसके बारे में मैं जानना चाह रहा हूँ वो कौन है? वो है कॉपर। कॉपर ने इनिशियली अपना एक कंपाउंड बनाया था कॉपर ऑक्साइड, जिसमें एक ऑक्सीजन मौजूद था। फाइनली वो अपेयर हो रहा है एज जस्ट एन एलिमेंट कॉपर। तो इसका मतलब क्या है कि इस रिएक्शन में कॉपर ऑक्साइड ने दरअसल एक ऑक्सीजन को लूज किया। सो लॉस ऑफ ऑक्सीजन की बेसिस पे हम ये कहेंगे कि कॉपर हैज़ बीन रिड्यूस्ड। इसी एग्जाम्पल को अगर मैं एक दफ़ा और कोट करूं विद डिफरेंस पर्सपेक्टिव, यानी कि हमने वही एग्जाम्पल ली कि कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करता है, राइट, एंड इट मेक्स कॉपर एंड H2। अब देखिए मेरा पर्सपेक्टिव बिल्कुल डिफरेंट है। कैसे? अब मैं जिस सब्सटेंस को देख रहा हूँ वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन H2, जो फाइनली कंपाउंड बना रहा है वो है H2O। यानी अगर मैं कंपेयर करूं तो क्लियरली हाइड्रोजन ने एक ऑक्सीजन गेन कर लिया, जिसको हम कहते हैं गेन ऑफ ऑक्सीजन, और दिस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो उसका मतलब क्या है कि अगर मैं इन दोनों यूनिट्स को कनेक्ट करूं, यानी इन दोनों इक्वेशंस को मैं कनेक्ट करूं कि भाई एक इक्वेशन है मेरे पास कॉपर ऑक्साइड
जिसमें H2 से रिएक्ट कर रहा है और हमारा पर्सपेक्टिव है कि H2 के साथ क्या हो रहा है। और उसी इक्वेशन में दूसरा पर्सपेक्टिव हमारा ये है कि कॉपर के साथ क्या हो रहा है। तो कॉपर को हम कहेंगे कि रिड्यूस हो गया, एंड एट द सेम टाइम हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया। और यही चीज़ दरअसल ऊपर हमने डिस्कस की थी कि अगर साइमल्टेनियसली यानी एक ही इक्वेशन में, एक ही रिएक्शन में, सिंगल स्टेज में कोई एक एलिमेंट रिड्यूस हो और दूसरा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो जाए तो इसको हम कहते हैं रिडॉक्स। अच्छा, इसी तरीके से एक थर्ड पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, वो जो थर्ड पॉइंट है वो बहुत डिफरेंट पॉइंट है, यूनिक पॉइंट है। दिस इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा, ये जो मैं टर्म यूज़ कर रहा हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट, ये हो सकता है हमारे लिए थोड़ी सी नई हो, लेकिन बहुत ज़्यादा नई नहीं है। यानी हमें इसके बारे में एक आइडिया है ऑलरेडी। इसके सामने जो मैंने पॉइंट मेंशन किया है वो है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ये ऑक्सीडेशन स्टेट जब तक समझ नहीं आएगा ये पॉइंट क्लियर नहीं। ऑक्सीडेशन स्टेट जो मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ, जिस टर्मिनोलॉजी को मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, वो ऑक्सीडेशन स्टेट मैं कह रहा हूँ दरअसल एक चार्ज को। जैसे मैंने कहा था ना कि ये जो टर्मिनोलॉजी है इसके बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं। हम इसलिए जानते हैं कि हमें पता है। अच्छा, ये जो चार्ज है ये अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। Cl के ऊपर था नेगेटिव, Na के ऊपर था पॉजिटिव। इसी पॉजिटिव चार्ज का अब हम एक नाम बना रहे हैं, और वो नाम क्या है? चार्ज, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, जिसको इन अदर वर्ड्स हम चार्ज के तौर पे जानते हैं, इससे हम कैसे पता लगाते हैं कि ऑक्सीडेशन कहाँ पर हो रही है और रिडक्शन कहाँ पर हो रही है। सो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए, किसी भी सब्सटेंस का जब चार्ज इंक्रीज हो रहा है या चार्ज डिक्रीज हो रहा है तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इसकी छोटी सी एग्जांपल है। इसको मैं ज़रा स्क्रॉल डाउन करता हूँ। ठीक है, हमारे पास एक यूनिट है, फॉर इंस्टेंस सोडियम, राइट। वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उस पर चार्ज आता है Na पॉजिटिव। इसी तरह से एल्यूमिनियम, अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो उस पर चार्ज आएगा Al3+। ये बात हमें पता है पहले से। कैल्शियम हमारे पास है, कैल्शियम ग्रुप 2 से बिलोंग करता है, 2 इलेक्ट्रॉन गिव अप करेगा, चार्ज आएगा 2+। इन सारी केसेस में अगर आप पहले चार्ज से कंपेयर करें तो पहले कोई चार्ज नहीं था, एंड इनफैक्ट अगर कोई चार्ज नहीं था तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि इट वाज गिवन एज जीरो। एलिमेंट्स का चार्ज जीरो, राइट। तो मैं ये देखता हूँ कि मेरे पास जो पॉजिटिव यूनिट है यानी पॉजिटिव नंबर है वो इंक्रीज हो रहा है। यानी जीरो से मैं कभी 1+ पे जा रहा हूँ, कभी 3+ पे जा रहा हूँ, कभी 2+ पे जा रहा हूँ। और इस चीज़ को यानी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को मैं कंसिडर करता हूँ ऑक्सीडेशन। तो यहाँ हमारे पास जो पॉइंट था उसमें हम थोड़ी सी करेक्शन भी कर लेते हैं, और ये पॉइंट हम अपने नोट्स में लिख भी देते हैं। ठीक है, ये था हमारे पास इंक्रीज, तो हम इसे कर देते हैं जनाब डिक्रीज। और ये जो एग्जांपल हमने देखी, ये थी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरह काम कर रहा है वो तो आपने देख लिया। मैं यहाँ पर एग्जांपल्स भी कोट कर देता हूँ ताकि एक रिमाइंडर आ जाए हमारे पास। अ, किसी भी केस में अगर पॉजिटिव चार्ज है, फॉर एग्जांपल Na, या अच्छा पॉजिटिव चार्ज विच इज़ Na पॉजिटिव, या इसके अलावा हम यूँ कह सकते हैं कि हमारे पास कैल्शियम का चार्ज है जो कि 2+ है। ये 1 इलेक्ट्रॉन गिव अप करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन गिव अप करेंगे। इसे हम कहते हैं इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी किसी नंबर का बढ़ना। ऑक्सीडेशन स्टेट क्योंकि चार्ज है, नंबर का बढ़ना, हमारे पास कोई पैरामीटर होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि हम एक नंबर सीरीज बनाते हैं। यानी आप किस चीज़ को कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट का इंक्रीज होना। देखिए, आपके पास एक नंबर है -3, फिर आपके पास एक नंबर है -2, फिर आपके पास एक नंबर है -1, देन यू रीच आउट टू 0, देन +1, +2,
एंड +3। इस सीरीज में अगर मैं देखता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, हम नेगेटिव नंबर से ज़ीरो पे जा रहे हैं या ज़ीरो से पॉजिटिव नंबर पे जा रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ये हमारा इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो मतलब ये होगा कि जब कभी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो हम मूव करेंगे नेगेटिव से किसी पॉजिटिव नंबर की तरफ। इट कैन बी इवन ज़ीरो। तो अगर आप कंपेयर करें, जैसे मैंने आपको मेंशन भी किया था द बिगनिंग, कि हमारे पास जो एलिमेंट है इसका चार्ज है ज़ीरो इनिशियली। सो मूविंग फ्रॉम ज़ीरो टू वन प्लस, जब आप ज़ीरो टू वन प्लस पे जा रहे हैं तो इसे आप कहेंगे ये वही शिफ्ट है एक्चुअली जो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी जब आप नेगेटिव नंबर से ज़ीरो और ज़ीरो से प्लस नंबर्स पे जाते हैं। कैल्शियम के केस में भी यही था कि हमारा जो इनिशियल नंबर था, इनिशियल नंबर ज़ीरो था, क्योंकि एलिमेंट्स का यूजुअली चार्ज ज़ीरो होता है। अच्छा, एलिमेंट्स का चार्ज यूजुअली ज़ीरो क्यों होता है? क्या इस बात का हमारे पास कोई रीज़न है कि पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट्स दिए जाते हैं, हमें दिए गए हैं, वो सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं कि जब भी हम उनको लिखते हैं उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता? क्या रीज़न हो सकता है इसका? कोई रीज़न है हमारे पास? सीम्स लाइक वी डोंट हैव एनी रीज़न, तो हम एक रीज़न बना लेते हैं ताकि हमें ये बात नेक्स्ट टाइम के लिए पता हो। राइट? रीज़न क्या है? एलिमेंट्स contain same number of electrons and protons। एलिमेंट्स के पास होते हैं सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। अब ये बात आपको अच्छी तरीके से याद है कि हमने जब भी एलिमेंट्स को देखा है तो अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात की जाए या प्रोटॉन्स की बात की जाए तो ये दोनों दरअसल चार्ज पार्टिकल्स हैं। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन मेरे पास है दैट हैज़ अ नेगेटिव चार्ज, जो प्रोटॉन मेरे पास है वो पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब है कि एलिमेंट्स यानी कि एटम्स जब भी लिखे जाते हैं किसी भी जगह पे, बीइंग एन एटम इट मस्ट कैरी ए जीरो चार्ज। व्हाई? बिकॉज इट कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो अब इसको हम इस तरह से देखते हैं कि हमारी इन इक्वेशंस में दरअसल एलिमेंट्स ही तो लिखे थे। हमने सोडियम लिखा था, कैल्शियम लिखा था, एंड राइट एट द बिगनिंग उनके पास तो पूरे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स थे। इसका मतलब ये कि उनका चार्ज जीरो होगा। सो इस शिफ्ट को जो जीरो से किसी पॉजिटिव नंबर की तरफ जा रहा था, यानी जीरो से वन पे जा रहा था सोडियम के लिए और जीरो से टू पे जाया था कैल्शियम के लिए, उसको हमने कंसिडर किया इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, विच इज देन कॉल्ड ऑक्सीडेशन। राइट? इसी तरह से जो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसमें अगर हमें किसी एलिमेंट को देखना हो कि उसके नंबर्स क्या हैं, तो हम अपनी पुरानी एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास एक पुरानी एग्जाम्पल मौजूद है, अभी हमने ऊपर लिखी भी थी। इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड फ्रॉम एन ओल्डर वन। कि हमारे पास Cl था जिसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया था एंड इट बिकेम द Cl नेगेटिव आयन। तो अगर Cl नेगेटिव आयन फॉर्म कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम इसके नंबर्स को कंपेयर कर लेते हैं। इनिशियल नंबर तो होगा जीरो बिकॉज इट्स एन एलिमेंट, एलिमेंट के पास जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने प्रोटॉन्स होंगे, टोटल चार्ज जीरो। फाइनली अगर आप इसे कंपेयर करें तो यू हैव वन नेगेटिव। तो इसके लिए हम क्या देखते हैं, हमने ये जो चार्ट बनाया था पूरा, यानी नंबर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, इसमें अगर हम जीरो से वन नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं तो हम इंक्रीज पे नहीं जा रहे हैं, ऊपर नहीं जा रहे, बल्कि हम नीचे आ रहे हैं। तो अगर जीरो से मैं नेगेटिव की तरफ जा रहा हूँ तो उसका मतलब ये है कि मैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को डिक्रीज कर रहा हूँ। सो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट या डिक्रीज इन चार्ज इज कॉल्ड रिडक्शन। अब ये एक एलिमेंट थोड़ी है, हमारे पास तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन को हम जानते हैं कि नाइट्रोजन एट अ टाइम तीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है एंड इट फॉर्म्स ए थ्री नेगेटिव आयन। राइट?
इसी तरह से हम ऑक्सीजन को जानते हैं, उसके ग्रुप नंबर के अकॉर्डिंग वो 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सकता है, इट कैन मेक O2 नेगेटिव आयन। सो ये चीज़ है ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि पुरानी जो चीज़, अगर पुरानी टर्मिनोलॉजी से ओवरलैप करें तो चार्ज, आप चार्ज को देख के बता सकते हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहाँ पर हो रही है। आप ऑक्सीजन को देख के बता सकते हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहाँ पर हो रही है। और आप सिंपली जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसकी बेसिस पे आप बता सकते हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहाँ पर हो रही है।